हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है G6PD डिफिशियंसी पर। ठीक है, तो आप सभी को पता है G6PD इज द एंजाइम विच इज यूटिलाइज्ड इन HMP शंट। और HMP शंट जो है ये क्या होता है, इट इज अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लाइकोलिसिस। और HMP शंट आपने बायोकेम में क्या पढ़ा है कि इसके अंदर एंजाइम कौन सी होती है, G6PD। और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, राइबोज, NADPH एंड CO2। अब ये जो राइबोज है इससे हम लोग क्या करते हैं, पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन करते हैं एंड पेंटोज इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये जो NADPH है इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। अब ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इस ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का रिसाइकलिंग नहीं होगा, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, जब भी G6PD की डिफिशियंसी होगी तो ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप सभी को पता है जब भी एंटीऑक्सीडेंट कम होता है तब RBC को जो है फ्री रेडिकल्स डैमेज करने का चांस बढ़ जाता है। तो इसमें बेसिकली RBC को क्या होता है, डैमेज होता है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल। अब इनहेरिटेंस देखो, G6PD डिफिशियंसी का इनहेरिटेंस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इसमें डिफेक्ट मुझे बताओ, यहाँ पर एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है, RBC के अंदर प्रेजेंट है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, जिस वजह से डिफेक्ट इज इंट्राकॉर्पस्कुलर। इसका पैथोजेनेसिस एकदम सिंपल है, जैसे ही G6PD कम होगा तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज बनेगा नहीं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज बनेगा नहीं तो मैंने बताया फ्री रेडिकल का डैमेज होगा। किसको होगा, RBC को होगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखो कि WBC को भी डैमेज हो सकता है, बट WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट होगा तो वो न्यू एंजाइम का सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन RBC के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, जिस वजह से ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज का सिंथेसिस नहीं होगा। समझ गए। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया, तो जैसे ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ता है, दैट इज फ्री रेडिकल जब भी बढ़ता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है, इट इज अ फ्री रेडिकल, बराबर, इट इज अ फ्री रेडिकल। तो ये क्या करता है, दो चीजें करता है, एक तो लिपिड का पेरोक्सीडेशन, दूसरा प्रोटीन का डीनेचुरेशन। अब अगर मान लो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये हाई पावर वाली हुई तो ये क्या कर सकता है, RBC को रप्चर कर सकता है। और अगर RBC रप्चर होगा तो ये ब्लड वेसल के अंदर होगा, सो दिस विल बी इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। और क्या हो सकता है, अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अगर ये लो पावर में रही तो इट कैन डैमेज बैंड 3। और मैंने क्या बताया था, बैंड 3 इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ RBC। और अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन को डैमेज होगा तो RBC कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, स्पिरोसाइट। समझ गए। तो ये हो सकता है लिपिड पेरोक्सीडेशन के अंदर। दूसरा है प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब प्रोटीन डीनेचुरेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, प्रोटीन यहाँ पर डीनेचर्ड हो रहा है, जिस वजह से, अब मुझे बताओ RBC के अंदर मेजर प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर प्रिसिपिटेशन बनता है, और ये जो हीमोग्लोबिन का प्रिसिपिटेशन बनता है ये जो है क्लोज टू मेम्ब्रेन जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। देखो कुछ इस प्रकार से। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन का प्रिसिपिटेशन है ये नॉर्मल हमारे लिशमन स्टेन के अंदर विजिबल नहीं होता। ठीक है, विजिबल नहीं होता। तो अगर हमने इसको लिशमन स्टेन के अंदर देखने को ट्राई किया तो इतना पार्ट हमें विजिबल दिखेगा नहीं, बराबर, तो इतना पार्ट हमें विजिबल दिखेगा नहीं, तो जिस वजह से ऐसा लगेगा कि किसी ने आकर यहाँ पर बाइट कर दिया है। इस वजह से इस प्रकार के सेल को कहा जाता है बाइट सेल। समझ गए, बाइट सेल, क्योंकि हीमोग्लोबिन का प्रिसिपिटेट विजिबल नहीं होता अंडर लिशमन स्टेन। दूसरा क्या होता है, अगर हमें इसको देखना ही है तो वी हैव स्पेशल स्टेन दैट इज न्यू मिथिलीन ब्लू। अब न्यू मिथिलीन ब्लू के अंदर हम लोग इसको देख सकते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन को, यहाँ पर डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन को यहाँ पर एक नाम दिया जाता है, दैट इज हिंज बॉडी। क्या नाम दिया जाता है, हिंज बॉडी। और एक आपको बात याद रखनी है कि न्यू मिथिलीन ब्लू, इससे हम लोग क्या क्या स्टेन कर सकते हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया दैट इज डीनेचर्ड प्रोटीन, राइट, डीनेचर्ड प्रोटीन हम लोग देख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, रेटिकुलोसाइट के लिए भी मैंने आपको बताया था, रेटिकुलोसाइट को भी अगर आपको देखना है तो वी हैव न्यू मिथिलीन ब्लू। समझ गए। अब देखो इसका डायग्नोसिस हम लोग हिस्ट्री बेसिस पर कर सकते हैं। मुझे बताओ ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इट विल बी मोस्ट कॉमन, मोर कॉमनली सीन इन, इट इज मोर कॉमन, किसमें मोर कॉमन है, मेल्स के अंदर। ठीक है, मेन के अंदर, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। समझ गए। दूसरा ये जो है इट कॉजेस ट्रिगर इंड्यूस्ड हिमोलाइसिस। मोस्टली इसमें जो डैमेज होता है दैट इज ट्रिगर्ड इंड्यूस्ड हिमोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे ट्रिगर्स होंगे बॉडी में जिस वजह से फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ेगा बॉडी के अंदर, और जैसे फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ेगा वैसे RBC को क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बराबर। तो कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जिस वजह से RBC को डैमेज हो सकता है, जिस वजह से फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ता है। मोस्टली आपको पता होगा, मोस्टली अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है तो फ्री रेडिकल्स बढ़ सकते हैं, बराबर। दूसरा क्या हो सकता है, अगर कोई बंदा ड्रग्स पे, कौन से ड्रग्स पे, अब ये दो नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, प्राइमाक्विन और दूसरा है हमारे पास डैप्सोन। क्या नाम है, डैप्सोन। तो ये दो ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ड्रग्स पे, और ये याद रखना कि प्राइमाक्विन इट इज़ ड्रग फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल ड्रग है, राइट, मलेरिया के लिए एंटी मलेरियल ड्रग है। और डैप्सोन इट इज़ ड्रग फॉर लेप्रेसी। तो ये दो ड्रग्स आपको याद रखने हैं।
अगर इन 2 ड्रग्स पे है इंसान तो फिर फ्री रेडिकल्स का यहाँ पर अमाउंट बढ़ सकता है। और क्या है, और एक ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर क्या है फ्री रेडिकल्स बढ़ने के लिए, फावा बीन्स ये भी एक ट्रिगर पॉइंट है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, फूड के अंदर अगर फावा बीन्स का इंटेक हो ज़्यादा तो फ्री रेडिकल्स का अमाउंट बढ़ता है, जिस वजह से क्या हो सकता है यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है कि फ्री रेडिकल्स बढ़े और यहाँ पर आरबीसी को डैमेज हो जाए। समझ गए? अब मुझे बताओ ये जो हीमोलाइसिस है, ये कहाँ पर हो रहा है? इट इज़ इंट्रावेस्कुलर। और मैंने आपको बताया था इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस जब भी होगा तब हीमेट्यूरिया हो सकता है, हीमेट्यूरिया। समझ गए? तो हीमेट्यूरिया कैन ऑल्सो बी सीन इन केस ऑफ G6PD डिफिशियंसी। अब यहाँ पर पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग्स मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या दिखेंगे। ये कौन सा स्टेन है? लीशमन स्टेन। देखो ये बाइट सेल, प्रॉपर बाइट सेल दिख रही है आपको, ये देखो बाइट सेल, देखो बाइट सेल्स, देखो बाइट सेल दिख रहे हैं। ओके, तो बाइट सेल दिखते हैं, बाइट सेल। और क्या क्या दिख सकता है? अगर मैंने इसको न्यू मिथिलीन ब्लू के अंदर देखा, न्यू मिथिलीन ब्लू के अंदर क्या दिखता है मुझे? हिंज बॉडी। न्यू मिथिलीन ब्लू के अंदर मुझे क्या दिखता है? हिंज बॉडी। समझ गए? ओके। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर G6PD डिफिशियंसी। अब मुझे बताओ G6PD क्या है? एंजाइम है। तो एंजाइम के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एंजाइम एनालिसिस, एंजाइम एनालिसिस। समझ गए? ओके। अब इसका ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचो कि ये क्या है? ट्रिगर इंड्यूस्ड हीमोलाइसिस है, जिस वजह से इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट इज मोस्टली सिम्टोमेटिक, क्योंकि ये क्या है? इट इज़ अ ट्रिगर इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक। अब इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द सेंस क्या है? आप ये जो है, आप मान लो किसी बंदे को क्या है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है, तो आप क्या कर सकते हो? इस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करो ताकि फ्री रेडिकल्स कम हो। दूसरा क्या है, कोई बंदा प्राइमाक्विन और डैप्सोन ले रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको बोल सकते हैं कि ये ड्रग्स अवॉइड करो ताकि जो है फ्री रेडिकल्स यहाँ पर ना बढ़े। फावा बीन्स कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि फावा बीन्स कंज्यूम ना करो। तो ट्रीटमेंट मेजरली इट इज सिम्टोमेटिक, क्योंकि ये क्या है? बिकॉज मैं यहाँ पर लिखूंगा कि बिकॉज इट इज ट्रिगर इंड्यूस्ड, राइट? ट्रिगर इंड्यूस्ड। सो दिस